हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर विथ MCQ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू 16 यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको COP16 बोला जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है 16वां, जिसको COP16 बोला जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट, द कॉन्फ्रेंस मेन गोल वाज द एसेस प्रोग्रेस ऑफ 2022 कुनमिंग मोंट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मीटिंग वाज हेल्ड इन कनाडा, नहीं कनाडा में नहीं, कोलंबो में हुआ है। ठीक है ना, कोलंबो काल। ठीक ना। तो उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट यानी ये इज करेक्ट ऑप्शन। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ये न्यूज़ में बहुत छाया रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इस पर आप ध्यान देना चाहिए। तो 16 यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको COP16 बोला जाता है, काली में कोलंबिया में हुआ है। कंडक्ट विथआउट द कंसेंस ऑन न्यू फंड टू प्रोटेक्ट द नेचर। तो यहाँ पर ये बिना कंक्लूड का ही एक कंक्लूड कर दिया गया। इसको क्या हुआ कि जो 16 COP16 है जो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का, तो उसको क्या हुआ कि कोलंबिया में तो हुआ, लेकिन इसको जो इसका कंक्लूजन निकलना था, कंक्लूजन निकलने से पहले इसको आउटकम निकलना चाहिए था। इसका जब कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है उसका आउटपुट होना चाहिए। ठीक है ना। बिना आउटपुट का जो इसका न्यू फंड प्रोटेक्ट करने के लिए आया था कि न्यू फंड हम बनाएंगे जिसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्या, नेचर को हर्टिंग द डिस्कसिंग। तो इसको क्या हुआ, नेचर को उसको हर्ट कर दिया, डिस्कस ही नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है क्योंकि वो काली में हुआ है, कोलंबिया में, कनाडा में नहीं। द नेगोशिएशन रन 12 आवर बिहाइंड द शेड्यूल ड्यू टू लॉक। यानी सोचिए टाइम पर होना चाहिए था लेकिन शेड्यूल के लॉक के कारण क्या 12 घंटा डिले से हुआ। ठीक। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर सुशान मोहम्मद, याद रखना चाहिए इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है, सुशान मोहम्मद, क्या किए, इस नेगोशिएशन को सस्पेंड कर दिया। ठीक। COP16 जो है मेड फॉर द कंप्लीमेंट सच स्टेबलाइजेशन सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन टू इनकॉर्पोरेट इंजीनियस व्यू इनटू फ्यूचर बायोडाइवर्सिटी नेगोशिएशन।
फ्यूचर बायोडाइवर्सिटी नेगोशिएशन के लिए जो इनको ऑर्गेनाइजर को सब्सिडरी स्टेबलाइज करना था वो नहीं हो पाया, करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है ना। लेकिन कुछ बनाया, ठीक है ना। द कॉन्फ्रेंस प्राइमरी गोल वाज टू मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड द 2012 कुनमिंगो मोंटोरियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसको मॉनिटरिंग प्रोग्रेस का प्राइमरी गोल था कि इसका प्रोग्रेस क्या हुआ इस पर मॉनिटर करना था, ठीक ना। और एम क्या था कि सेफ गार्ड 30% ग्लोबल लैंड एंड सी एरिया रिजर्व रिस्टोर द 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाई 2030। इसको 30 × 30 भी बोला गया है, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम है। इसको अगर पूछ दिया कि 30 × 30 क्या है तो आपको याद रहे कि ये KMGBF है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें है फाइनेंशियल गैप इमर्जिंग विदाउट द वेदर नेशन रिफ्यूजिंग टू बूस्ट द पेमेंट वाइल द डेवलपिंग कंट्री हाईलाइट द नीड फॉर द मोर असिस्टेंस रिच बायोडाइवर्सिटी कमिटी। तो यहाँ पर देखिए डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री दोनों में हमेशा फाइट, गरीबी और अमीर में हमेशा लड़ाई होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी फाइट है, ठीक ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भैया जो फाइनेंशियल गैप है उसको पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया गया है डेवलप कंट्री, लेकिन डेवलपिंग कंट्री करे कि हमको और असिस्टेंस चाहिए जो हम बायोडाइवर्सिटी को सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कनाडा, जापान, UAE मेंबर पुश बैक टू सबमिट अपोजिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू स्टेबलाइज द सेपरेट बायोडाइवर्सिटी फंड। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री थी उस सेपरेट बायोडाइवर्सिटी फंड स्टेबलाइज करने की बात करी थी आउटसाइड, जो कि पहले से है क्या ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो पहले से आया है। कब आया है तो ये थोड़ा सा इसके डिटेल में हम बात कर लेंगे इसका क्या होता है, ठीक है। करंटली राउगली द 400 बिलियन हैज बीन प्लेस्ड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। बट इन्वायरमेंटलिस्ट वार्न दैट द अमाउंट इज इनसफिशिएंट टू स्टॉप द बायोडाइवर्सिटी। लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि भैया ये जो आप दे रहे हो पैसा ना, ये बहुत कम है, इससे बायोडाइवर्सिटी रोकी नहीं जा सकती, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड, यहाँ पर इसका ओरिजिन कैसे होता है। तो 1972 में जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और इसमें क्या हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में मैन एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुआ था, ठीक है ना, EBS, ठीक, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुआ था। और जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में तो इससे 3 यहाँ पर थ्रेट की बात की गई, ट्रिपल थ्रेट आउट की बात की गई। ट्रिपल थ्रेट कौन सा थ्रेट, तो पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये 3 थ्रेट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 20 साल के बाद फिर इस पर और कमेटी बैठाई गई, भैया क्या हो रहा है। तो 1992 में अर्थ समिट हुआ, जहाँ आप रियो में हुआ, जिसको बोलते हैं रियो अर्थ समिट, जो ब्राज़ील में है, ठीक। और यहाँ से इस समिट का आउटकम आया था, 3 आउटकम आए, यहाँ से कॉन्फ्रेंस बनना शुरू हुआ। तो पहला बना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक, फ्रेमवर्क, जो कि COP जो है हर साल होता है। इसका पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर साल होता है। फिर उसके बाद दूसरा बनता है यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए होता है, जो कि हर इस समय 16 चल रहा है। उसके बाद इसमें आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द डिजर्ट के लिए कम्बैट डिजर्ट के लिए कम्बैट करने के लिए 3 है, क्लाइमेट के लिए, एक बायोडाइवर्सिटी के लिए, एक डिजर्ट के लिए। तो ठीक ना, 3 आउटकम आते हैं। और यहाँ से इनको पैसा कहाँ से आएगा, तो इसका पैसा आएगा तो बनाया जाता है GEF, ठीक है ना। तो आपको समझिए GEF की बात हो रही है कि इसकी ये पूरा सेपरेट कर, यहाँ से कर रहे हैं कि भैया हमको जो आप COP 16 हुआ इसमें बोला गया कि अलग से फंड बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर फंड नहीं बनाया गया, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री का डिमांड था। तो हमको आशा है कि आपको ये थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू H1B वीज़ा प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। H1 वीज़ा अमेरिका से रिलेटेड है, ठीक ना। और जब ट्रंप अब प्रेसिडेंट बनने वाले हैं तो ये जाहिर सी बात है न्यूज़ में आ जाएगा, और न्यूज़ में आया तो इस पर बात होने लगेगी। इट अलाउ द अमेरिकन एम्प्लॉयर टू हायर नॉन माइग्रेंट वर्कर इन स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर ए हाई लेवल स्किल। तो यहाँ पर किसके लिए, तो अमेरिकन को अलाउ करने के लिए, टू हायर द नॉन माइग्रेट, यानी जो माइग्रेट होकर नहीं आए उनके लिए, ठीक ना। तो ये बात नहीं है, ठीक ना। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर इज नो कैपिंग इन टोटल नंबर ऑफ न्यू H1 वीजा। कैपिंग है, कैपिंग नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। द फिजिकल ईयर जो है, फिजिकल ईयर 2020 इंडियन अकाउंट टू मोर देन हाफ ऑफ द टोटल H1 वीज़ा क्या है, अप्रूवल हुआ है, ठीक। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। तो H1 वीज़ा का जो प्रोग्राम है, अलाउ द अमेरिकन एम्प्लॉय टू हायर, किसके लिए, नॉन माइग्रेट वर्कर के लिए, इन स्पेशली टू ऑक्यूपाई हायर लेवल स्किल। तो ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि नॉन माइग्रेट यानी कोई अगर माइग्रेट होकर चल जा रहा है, मतलब कि बिना माइग्रेशन की, माइग्रेट किसको बोलते हैं कि एक तरह से देखा जाए जिसके पास कोई कापी कागज़ यानी कोई प्रूफ नहीं होता है कि कहाँ, ठीक ना, वहाँ का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं माइग्रेट, इलीगली माइग्रेंट, ठीक। तो वही बोल रहा है नॉन माइग्रेट के लिए। और बैचलर डिग्री अकॉर्डिंग टू US। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वीज़ा जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए
किया जाता है, ठीक है ना। इंटेंट द H1 वीजा अप्रूव टू हेल्प द एम्प्लॉयर हु कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन नीड द बिजनेस स्किल ऑफ एबिलिटी फ्रॉम द US वर्कफोर्स बाय अथॉरिटी द टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल हु आर नॉट अदरवाइज अथोराइज टू वर्क इन यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर H1 जो वीजा है एम्प्लॉय को क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर वो होता है जो एम्प्लॉय, ये मालिक होता है, ओनर। एम्प्लॉयर मतलब कि ओनर, ठीक है ना। ये क्या करेगा, किसी को हायर करेगा, जो इसको हायर करेगा उसको बोला जाता है एम्प्लॉई, ठीक। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हु कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन द नीड द बिजनेस स्किल एबिलिटी फ्रॉम द US वर्कफोर्स। जब वो टेम्पोररी रूप से, ठीक है ना, इंडिविजुअल को क्या करता है, ऑथोराइज किया जाता है कि भैया तुम यहाँ पर काम करते हो, ठीक है ना। US गवर्नमेंट है द कैप द टोटल नंबर ऑफ न्यू वीजा। तो टोटल नंबर जो न्यू वीजा को कैप किया गया है, ठीक। तो कितना, 65,000 ईच फाइनेंशियल, 65,000 जो है ये फाइनेंशियल में आ जा सकते हैं, ठीक है। 2,000 अनदर 20,000 एंड 20,000 वीजा कैन बी गिव टू द दोज हु हैव द ऑब्टेन मास्टर डिग्री एंड हायर फ्रॉम द US इंस्टीट्यूट। द सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट था, ठीक है। H1 visa worker employ the higher education is to non-profitable and government research organization not covered by CAP। तो जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ने जाते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, हायर एजुकेशन से जो एम्प्लॉय करते हैं उनके लिए यहाँ पर कैप नहीं है। द फाइनेंशियल ईयर 2023 इंडियन अकाउंट 72.3% ऑफ द टोटल ऑफ 3.8 लाख H1 वीजा अप्रूव्ड अकाउंट टू द US सिटीजनशिप एंड द इमिग्रेंट सर्विस रिपोर्ट, ठीक ना। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, ठीक ना। तो इसका मतलब हमारा C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंट माउंट लियोटोबी इरप्टेड which क्या लीड टू एस प्लम ओवर द 2 किलोमीटर एंड द स्क्रेटेड वाल्कोनी डिब्री, ठीक ना। वहाँ पर वाल्कनी का जो अवशेष मिलता है उसको डिब्री बोला गया है, ठीक ना। अक्रॉस द सेवरल नियर विलेज इज लोकेटेड, यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। फर्स्ट ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो एट लीस्ट 10 पीपल हैव द डाई, यहाँ पर 10 पीपल क्या हो गए, मर गए। किस लिए, कि इंडोनेशिया में जो है, जो आइलैंड ऑफ द फ्लोरे क्या हुआ, बालकोनी इरप्ट हुआ है, और इरप्ट होने से क्या हो गया कि वहाँ पर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। डिस्ट्रक्शन से क्या हुआ कि वहाँ पर 10 पीपल मर गए, ठीक। तो माउंट लियो टोबी लाकी याद रहे, माउंट लियो टोबी लॉकी ए वोल्केनिक इन द ईस्ट फ्लोरल एरिया इरप्ट ऑन द मंडे नाइट स्पीविंग एस प्लम्बर मोर देन 2 किलोमीटर इनटू द स्काई स्क्रेट वोल्केनिक डिब्री अक्रॉस द नुमरस नाइबर सेटलमेंट। सोचिए, जब इरप्ट हुआ तो उसके आसपास के जितने भी सेटलमेंट था उसको क्या करेगा, डाइवर्ट, डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय से 10 लोग भागने लगे, वहाँ पर क्या हुआ, रुक गए। इरप्शन डैमेज द मल्टीपल होम इंक्लूड द कन्वेंट कॉस्ट वाइड स्प्रेड टेरर एज द, सोचिए, बहुत अंडर द ब्लैक स्काई लैंडेड विथ आइस। द इरप्शन कम आफ्टर द स्पाइक इन वॉल्केनिक एक्टिविटी इन इंडोनेशिया वेयर द माउंट मेरापाई इन वेस्ट सुमात्रा इरप्ट जस्ट डे बिफोर। तो यहाँ पर सोचिए, आपको दो याद रहे, माउंट मेरापाई कहाँ पर है, सुमात्रा में इरप्ट हुआ था कुछ समय पहले, और ये माउंट लियो टोबी लाकी। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलस लेके बैठा कीजिए, आप लोग का काम है एटलस में खोज के आपको देखिए, ठीक है ना। डे बिफोर आफ्टर द नो रिकॉर्ड, जो यहाँ पर क्या होता है, माउंट मेरापाई में कोई भी इंजुरियस का रिकॉर्ड नहीं मिलता है, कोई भी वहाँ पर घटना नहीं, कोई मरा पिरा नहीं, ठीक है ना। विच इज लोकेटेड ऑन द पेसिफिक फायर ऑफ रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना। और यहाँ पर 120 एक्टिविटी बालकोनो, कितना है, 120 एक्टिव बालकोनो प्रेजेंट है वहाँ पर। फ्रिक्वेंसी और सिस्मिक क्या होती है, सिस्मिक इस अर्थक्वेक मापने का ये स्केल है, सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है ना। ये इज करेक्ट आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा बन जाता है वीडियो, अब छोटा बनाना है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर यही होता है कि लंबा बन जाता है, ठीक ना। हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये यार पूरा नहीं हो आ गया, ठीक। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब बताने में क्या होता है, टाइम निकल जाता है, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, हेडक्वार्टर बताया था गुड़गांव में 2017 में इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था, ठीक है ना। ठीक, ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है। इट मेड एंड समिट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज होस्ट बाय द यूनाइटेड स्टेट। It is a first international treaty based on the organization that enable cooperation among the sun-rich country। ठीक, सन-रिच कंट्री की बात हो रही है, सन जहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रहता है उस कंट्री की बात हो रही है। द कंट्री लेइंग द पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिकल कैंसर एंड टॉपिक ऑफ एंड कैप्रिकॉर्न आर नॉट एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप।
क्या मजाक कर रहा है, ऐसा हो सकता है? सब मेंबर बनो ना, कोई नहीं रोकेगा, बस कंट्री मेंबर बनने से क्या होता है, ये सोचते कि हमको बेनिफिट क्या है। इट वाज स्टेबलाइज इन 2016 में स्टेबलाइज हुआ था। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन, इसमें से कौन कौन सा ही है, कितने स्टेटमेंट, 1 2, बी का 1 बोल रहा है, ए का 1 बोल रहा है, बी का 2 बोल रहा है, सी का 3 बोल रहा है, डी का 4। तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर लाइन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनेबलिंग कोऑपरेशन अमंग द सन रिच कंट्री। ठीक, ले फुल्ली एंड पार्शली कवर्ड बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। स्टेटमेंट 1 and 2 and 3 इज नॉट करेक्ट, एंड 2 इज करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। ठीक ना। इट वाज स्टेबलाइज द फॉलोइंग द पेरिस डिक्लेरेशन एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कन्वेंशन। पेरिस डिक्लेरेशन हुआ था, वहाँ से इसको स्टेबलाइज किया गया था नवंबर 2015 में, 2015 में। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स वाज अनवेल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसिको ओलंडे। फ्रांकोसिक जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2005 में कि 15 में किया गया था। हम 17 बोले थे ना, 17 नहीं, 2015। The maiden summit was international. Solar Alliance was hosted by India, while the co-host was the France. First statement is incorrect. ठीक है ना। तो यहाँ पर यूएस नहीं कर रहा है, फ्रांस कर रहा है को होस्ट, और मेन होस्ट करने वाला कौन है, इंडिया है। ठीक, 2015 में 30 नवंबर को इसको स्टेबलाइज किया गया था। लेकिन यहाँ से, लेकिन इंडिया में कब स्टेबलाइज हुआ उसको आप देखेंगे शायद तो 2017। आप उनको तो यही बार बार याद आ रहा है, तो आप लोग गूगल करके देखिए और हमको भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, तब मालूम चलेगा। इट वाज यूनिक इनिशिएटिव विच लुक इंडिया के लिए, इंडिया का करा है, लुक टू लीड द स्टेबलाइज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओवर द ईयर। इंडियन सोलर अलायंस हैड इवॉल्व इनटू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विथ मोर देन 110 कंट्री एज द मेंबर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज इन्वेंट फैसिलिटी एंड फोर्स मल्टीपल विच हेल्प द कंट्री ओवरकम द फैसिलिटी टेक्नोलॉजी रेगुलेशन अदर बैरियर हैज हरासिंग सोलर एनर्जी। ठीक ना। तो ये इज करेक्ट ऑप्शन, क्यों कि ओनली 1 इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Fifth and last. Recently, which of the following country witnessed to dead live flood in Europe since 1967? Dead live flood in Europe since 1967 कौन सा है, तो स्पेन है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसका डिटेल देख लेते हैं कि क्या है, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये न्यूज़ में क्यों था आपको, ठीक है ना, मालूम होना चाहिए। डी इज करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो आपको डेड लिस्ट plus flood in Spain modern history was kill 2011 people with other more than missing. Prime Minister Pedro Sanchez, स्पेन बड़ा गजब का प्रोनाउंस है, संचेज। ठीक है ना। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रहे, वनडे एग्जाम पूछा जाता है। हैज अनाउंस्ड दैट एडिशनल 5,000 army troops will be destroyed to assist with the search and clean up effort in Valencia East. The incident Europe's biggest flood-related tragedy in 1967, when at least 500 people died in the Portugal. At the latest flood caused by the several rain related to the climate catastrophe have